बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तीन अहम तरीन ख़बरें हैं और मैं इन तीनों ख़बरों के ऊपर रहूँगा, इससे बाहर नहीं जाऊँगा क्योंकि ये तीनों ख़बरें इमरान खान से मुताल्लिक़ हैं, आने वाली तहरीक से मुताल्लिक़ हैं और उनकी सेहत से मुताल्लिक़ हैं। और अलीमा खानम ने क्यों कहा कि मोहम्मद मुर्सी की तरह इमरान खान के साथ किया जाएगा, हक़ाइक़ क्या है, मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो सुहेल अफरीदी साहब ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया और ये बड़ा बोल्ड कदम है। यानी किसी भी सूबे का वज़ीर आला या वज़ीर आज़म पाकिस्तान या 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाला नवाज शरीफ या पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जो बहुत उन्हें ज़हीन कहा जाता है, इनमें से कोई भी मीडिया को इस वक्त फेस नहीं कर सकता। कोई भी इस तरह मीडिया से मिलकर सख्त तरीन सवालात नहीं ले सकता। हत्ता कि जब DGI SPR ब्रीफिंग देते हैं तो उनमें सहाफ़ियों का खून खुश्क हुआ होता है। यानी आपको पता है कि किस तरह के सहाफ़ियों को बुलाया जाता है, किस तरह के वहाँ पे सवालात किए जाते हैं। सहाफ़ी भी जानते हैं कि अगर उन्होंने कोई सख्त सवाल पूछ लिया या कोई ऐसी बात की जिस पे साहब बहादुर को गुस्सा आ गया तो उसके बाद वो क्या करेंगे, उसका आइडिया पाकिस्तान में सबको है। तो सुहेल अफरीदी साहब ने बहुत सारे सवालात के जवाब दिए। मैं सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा डिजिटल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, सबसे अच्छे सवालात उन्होंने किए। यानी सहाफ़ी तो बहुत सारे वहाँ पे गए, लेकिन जो सवालात डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने किए, उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान का आने वाला जो मुस्तकबिल है सहाफ़त का, वो बड़ा रोशन है। जो डिजिटल मीडिया के लोग वहाँ पे गए उन्होंने ज़्यादा सख्त सवालात किए, ज़्यादा रेलिवेंट सवालात किए और उन्हीं के सवालात के अंदर से खबरें बनी हैं। सबसे पहले तो ज़ीशान अजीज़ साहब ने बड़े अच्छे सवाल किए, आगा शेख सरवर साहब ने, शाकिर अवान साहब ने, ज़हीम लगारी साहब ने और बहुत सारे और दोस्त हैं, बड़े अच्छे सवालात किए। कुछ जो रेगुलर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी अच्छे सवालात किए। तो कुछ चीज़ें जो क्लियर हुई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, उन्होंने ये क्लियर किया कि रसाई नहीं, रिहाई के लिए तहरीक चल रही है। ये सवाल मैंने भी उठाया था कि सुहेल अफरीदी का ये कहना कि इमरान खान साहब तक रसाई के लिए तहरीक है, रिहाई के लिए नहीं है, तो वो मामला उन्होंने क्लियर किया कि जी पहले शायद मैं समझा नहीं पाया या कन्फ्यूजन हो गई। ये तहरीक इमरान खान साहब की रिहाई के लिए है, उन तक रसाई के लिए नहीं है। दूसरा, उन्होंने एक और बात बड़ी अच्छी तरह क्लियर कर दी कि फ़र्ज़ करें कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे। यानी अगर मुलाकात हो जाती है मार्च से पहले तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब फिर जो पैगाम देंगे उसके मुताबिक हम अमल करेंगे। अगर इमरान खान साहब जेल से ये पैगाम भेजते हैं कि आप मार्च ना करें तो हम नहीं करेंगे। अगर वो जेल से ये पैगाम भेजते हैं कि मार्च ज़रूर करें तो फिर हम करेंगे। और फिर यह भी पूछा गया कि जब आप वहाँ बैठे हों और एहतजाज कर रहे हों, उस वक्त अगर इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकात करवा दी जाती है तो उन्होंने कहा उस सूरत में भी इमरान खान साहब ही फैसला करेंगे कि हमने उठना कब है। तो उठने के हवाले से एक क्लैरिटी वो ये लेकर आए कि हम इमरान खान साहब की रिहाई तक नहीं उठेंगे। हम उठेंगे तब जब इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा, और अगर उनकी रिहाई से पहले हमें उठाना है तो उसका हुक्म इमरान खान साहब जारी करेंगे, तभी हम उठेंगे। तो ये एक बड़ी क्लैरिटी आई इस सारे मामले में। एक और उन्होंने बात की इख्तलाफात के हवाले से। उन्होंने कहा जी जो इख्तलाफात है पार्टी के अंदर वो ख़त्म हो जाएंगे और 1 हफ्ते के बाद आपको किसी किस्म की कोई इख्तलाफात पार्टी में दिखाई नहीं देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर और मैं, हम दोनों को आप एक कंटेनर पे देखेंगे, हम मिलकर तहरीक चलाएंगे और हो सकता है कि हम अलग अलग जगहों पर फैल के तहरीक चलाएं। हो सकता है हम एक तरफ बढ़ना शुरू कर दें। जो भी लायामल होगा वो हम आखिरी हफ्ते में बताएंगे, अभी हम इसकी तैयारियां शुरू करेंगे। तो एक और जो सवाल था कि कितने लोगों को ले जाना चाहते हैं, इसमें उन्होंने कहा जी हम 20 लाख से ज़ायद लोग इस्लामाबाद की तरफ इस मरतबा जाएंगे और ये एक दिन का मैच नहीं है। हो सकता है हमें कई दिन लग जाएं, हो सकता है कि हमें रुकना पड़े, हो सकता है हम फिर आगे बढ़ें। तो ये एक लंबा मैच पड़ेगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा जी वो हमारे साथ शामिल होगी इस एहतजाज में। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी आकर हमारे साथ एहतजाज का हिस्सा बनना चाहती है तो हम उसे वेलकम करेंगे। फजल रहमान साहब के बारे में उन्होंने कहा जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ उनकी बातचीत चल रही है, तो वहाँ जो फैसला होगा वो किया जाएगा। फिर एक और बात जो उन्होंने कही वो ये कि फ़ौज जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन जो कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में, इस पर ज़हीम लगारी साहब ने एक सवाल पूछा था। ज़हीम लगारी साहब का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं उन्हीं के ट्वीट से आपको जवाब पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने सवाल किया कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन जारी है, जबकि इमरान खान साहब ने आपको वज़ीर आला इसीलिए बनाया था कि आप ऑपरेशन रुकवाने के लिए किरदार अदा करें। सुहेल अफरीदी साहब ने वादे जवाब दिया कि फ़ौज वहाँ ऑपरेशन कर रही है, ज़बरदस्ती ऑपरेशन कर रही है और बदमाशी के साथ ऑपरेशन किया जा रहा है। ड्रोन फ़ौज खुद कर रही है और बदमाशी से कर रही है।
सुहेल अफरीदी के मुताबिक सूबाई हुकूमत की मुखालफत के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन मुसल्लत किया जा रहा है। उनका मौक़िफ़ इससे कबल भी यही रहा है कि सूबे में फौजी ऑपरेशन के फैसले सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर मुसल्लत नहीं किए जाने चाहिए। तो ये सुहेल अफरीदी ने कैटेगोरिकली कहा कि इस फौजी ऑपरेशन से उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मोटी मोटी बातें जो उन्होंने बताई, उन्होंने कहा जी कि तमाम पार्टी ने मुशावरत के बाद 27 तारीख की कॉल दी है। उसकी वजह यह है कि मौसम बदल जाएगा, अदलिया की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, वकला भी आ जाएंगे। उन्होंने भी तहरीक का ऐलान किया हुआ है और दीगर कुछ चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत चली भी जाती है, कोई फिक्र नहीं, हम इस मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। अलीमा खानम की जो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए उन्होंने जो तहरीक चलाई उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और 27 सितंबर को भी हमें फ़ायदा होगा। ये एहतजाज पिछले एहतजाजों से मुख्तलिफ होगा और हम जो प्लान करेंगे वो 7 दिन पहले बताएंगे। अच्छा, ये चीज़ें उन्होंने कही। सबसे पहले इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा है। उन्होंने कंफर्म कर दिया कि रसाई नहीं, रिहाई। जो एक और बड़ी अहम बात उन्होंने कही वो मैं आपके सामने अब रखता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे धमकी दी गई कि अगर तुम लॉन्ग मार्च का ऐलान करोगे तो 5 दिनों के अंदर तुम्हें फारिग कर दिया जाएगा, यानी तुम्हें नाअहल कर दिया जाएगा। यह सुहेल अफरीदी साहब ने बातों बातों में बताया। इस पे ज़ीशान अजीज साहब ने सवाल किया कि आपको धमकी दी गई तो धमकी देने वाला कौन है जिसने आपको धमकी दी कि आपको 5 दिन के अंदर फारिग कर दिया जाएगा अगर आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो एक बात तो आप अपने जहन में। अच्छा, इस पर उन्होंने जवाब जो दिया सुहेल अफरीदी ने कि सेक्टर कमांडर ने धमकी दी थी। फिर बाद में मैंने चंद सहाफ़ियों से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी ये पेशावर का सेक्टर कमांडर नहीं है, ये भी कंफर्म किया गया। अब ये दो ही हो सकते हैं, या इस्लामाबाद का हो सकता है या पेशावर का सेक्टर कमांडर हो सकता है। तो जब ये खबर आई कि पेशावर का नहीं है तो फिर तो ये इस्लामाबाद का सेक्टर कमांडर होगा, उसने ये धमकी दी है। अब देखें, जो एक लॉन्ग मार्च का ऐलान है ना, ये एक पॉलिटिकल मूव है। इसकी आइन और कानून में इजाजत है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, आप लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। ये कोई गैर आइनी और गैर कानूनी चीज नहीं है। इसके ऊपर अगर कोई सरकारी मुलाजिम या कोई फौजी ऑफिसर जिसने हलफ लिया है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगा, अगर वो एक मुंतखब वजीर आला को जो करोड़ों लोगों का नुमाइंदा है उसको अगर धमकी लगाता है और उसे ये कहता है कि मैं तुझे नाअहल कर दूंगा 5 दिन के अंदर अगर तूने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो सेक्टर कमांडर की ये धमकी जो है वो उसके हलफ से गद्दारी है और उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब सुहेल अफरीदी साहब ने ये तो बता दिया कि सेक्टर कमांडर ने ये कहा है। DGISPR रोज आकर ये कहते हैं और उनके बाकी लोग भी रोज ये कहते हैं कि जनाब हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है। तो इस पे अब DGISPR को और आर्मी चीफ को जवाब देना चाहिए और इस पे एक्शन लेना चाहिए कि ये कौन सा सेक्टर कमांडर है जो एक सूबे के वजीर आला को ये कहता है कि अगर तुमने कोई सियासी कारकर्दगी की या तुमने कोई सियासी मूवमेंट चलाने की कोशिश की, जो हर सियासतदान का हक है, अगर तुमने कोई सियासी तहरीक का ऐलान किया तो मैं 5 दिन के अंदर तुम्हें नाअहल कर दूंगा। यह है कौन? इसके बाप का मुल्क तो नहीं है ना, ये नवाब तो नहीं बन के बैठा हुआ इस मुल्क के ऊपर, सरकारी मुलाजिम है, तनख्वाह ले रहे थे हमारे पैसों से। ये कैसे धमकी लगा सकता है एक अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस काम से मना किया था, आईने पाकिस्तान इस काम से मना करता है, फौज का हलफ इस काम से मना करता है। तो एक सेक्टर कमांडर कैसे एक मुंतखब वजीर आला को, जो अवामी मुंतखब नुमाइंदा है, जिसको अवाम लेकर आई है, जिनके पैसों से वो सेक्टर कमांडर तनख्वाह लेकर अपने बच्चे पालता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, खुद भी रोटी खाता है, अपने घर वालों को भी रोटी खिलाता है, वो कैसे उसे धमकी लगा सकता है कि 5 दिन के अंदर तुम्हें नाअहल कर दिया जाएगा? फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अगर शामिल हुए भी ना तो वो किसी और की भी टीम का काम करेंगे। मुझे कभी भी फजलुर रहमान साहब पे इस बात पे भरोसा नहीं आया कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो सकते हैं। हाँ, वो थोड़े बहुत स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद उन्हें उनका कोई मफाद मिल जाता है तो वो साइड पे हो जाते हैं। फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ हमेशा वसूली नहीं होता, उनका मौक़िफ़ हमेशा वसूली होता है। वसूल कर लेते हैं, अपना मफाद ले लेते हैं, अपनी पार्टी का मफाद ले लेते हैं और साइड पे हो जाते हैं। हमने तो अभी तक यही होते हुए देखा है। कश्तियाँ जलाकर कभी भी फजलुर रहमान साहब नहीं आते। नाज़रीन, नए सूबों की तश्कील के हवाले से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बड़ी क्लैरिटी उसके दिमाग में आ गई। वो ये चाहते हैं कि नए सूबे बने। अब इस किस्म की खबरें वो अपने सहाफ़ियों के ज़रिए से मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं कि बहुत सारे नए सूबे बन जाएंगे जिनकी तादाद दर्जनों में होगी और उन सूबों के ज़रिए से एक डायरेक्ट इलेक्शन हुआ करेगा जिसमें एक सदर पाकिस्तान होगा जिसके पास बहुत सारे इख्तियारात होंगे और अमरीकी तर्ज की एक हुकूमत पाकिस्तान में बनाई जाएगी और सदर का इंतखाब जो है वो बराह रास्त इलेक्शन से होगा। नजम सेठी साहब ने ये बात की और लोगों ने भी ये बात की। तो
इसके पीछे ना सोच एक ही है कि आसिम मुनीर साहब अपने आप को एक और लेवल ऊपर लेकर आना चाहते हैं। उनके दिमाग में यह है कि फील्ड मार्शल बन के भी मुझे दूर कुर्सी पे बिठाया जाता है, तो अगर कहीं मुझे बराबर बैठने का मौका मिल जाए आलमी रहनुमाओं के, अगर मैं सदर बन जाऊं तो कितनी ज्यादा इज्जत हो जाएगी। और एक एटमी मुल्क का सदर बनना तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या वो सदर बन सकते हैं या लोग उन्हें वोट डालेंगे? लोग उन्हें वोट नहीं डालेंगे। मैं आपको ये बता देता हूं कि सनम जावेद के मुकाबले में भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त इलेक्शन नहीं जीत सकते किसी एमएनए के हल्के का। जाएं जाके लाहौर में इलेक्शन लड़के देख लें। अगर आप फॉर्म 45 वाले इलेक्शन की बात करें, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करें, वो नहीं जीत पाएंगे। उसकी वजह यह है कि लोगों ने 8 फरवरी 2024 को जब वोट डाले थे तो वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की नफरत में और मुखालफत में डाले थे। लोग पसंद नहीं कर रहे जो कुछ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ किया। लोग जर्नैलों की सियासत से तंग आ गए, तो किसी जर्नैल को लोग वोट डालेंगे नहीं। लेकिन अगर सदर पाकिस्तान बनना है तो उनको धांधली करनी पड़ेगी बड़े पैमाने पर, और धांधली करके अगर वो एक निज़ाम कायम करेंगे तो याद रखिएगा पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं बदलेगी। आप जो मर्जी निज़ाम ले आए, धांधली के साथ पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं बदलेगी। अवाम का मैंडेट ही आपको कबूल करना पड़ेगा। जिस हुकूमत की पुश्त के ऊपर अवाम ना खड़ी हो या अवाम की अक्सरियत कम से कम ना खड़ी हो, वो हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। ये बड़ी सादा और सीधी सीधी बात है। अब नए सूबे बनाना बहुत अच्छी बात है, मेरी जाती राय आप ले। इमरान खान साहब भी ये कहते थे, जो भी समझदार आदमी है वो आपको यही कहेगा कि जितने ज्यादा आप इंतजामी यूनिट्स बनाएंगे, और बहुत ज्यादा भी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पे आपका कंट्रोल ठीक हो जाए, तो जितने आप इंतजामी यूनिट्स बनाएंगे उतना ज्यादा आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। ये हर पाकिस्तानी का मानना है जो समझदार आदमी है। कोई जिद में अड़ जाए तो अड़ जाए, लेकिन ज्यादा इंतजामी यूनिट्स बेहतर अंदाज में मुल्क को चला सकते हैं। लेकिन यह फैसला अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को करना चाहिए, ना कि सरकारी मुलाजमीन को करना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन अपना मफाद, अपना फायदा सोचते हैं, जबकि अवामी मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो मुल्क के बारे में सोचते हैं। उनकी सोच में बहुत फर्क होता है, इसीलिए पूरी दुनिया में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही ये बड़े बड़े फैसले करते हैं। अब नाज़रीन, सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, रोजाना की बुनियाद पे सिस्टम खुद बता रहा है कि वो कोलैप्स हो रहा है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है वो पंजाब है। पंजाब की हालत यह है कि डॉल्फिन फोर्स जो एक बनाई गई थी पेट्रोलिंग के लिए, जबरदस्त फोर्स थी वो फोर्स, और ये बनाई भी इन्होंने खुद थी, डॉल्फिन फोर्स भी खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। आईजी पंजाब ने डॉल्फिन एहलकारों को थानों में तैनात करने की तजवीज़ दी है। हतमी फैसला मरियम नवाज करेगी। वजह क्या है? जनाब, तुर्की से मुतासिर होकर उन्होंने 2016 में डॉल्फिन फोर्स बनाई थी। उन दिनों में तुर्की के साथ शहबाज शरीफ के बड़े ताल्लुकात थे। शहबाज शरीफ और इसके बच्चे जो हैं वो रोजाना की बुनियाद पर तुर्की के दौरे करते थे, वहां से लोगों को लेकर आते थे। यहाँ पे चौकों के नाम जो है वो उनके लोगों के नामों के ऊपर रख दिए गए लाहौर के अंदर, और फिर उनसे मुतासिर होकर एक डॉल्फिन फोर्स बना दी गई। वहां का मौसम और तरह का है, वो इस तरह की यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। यहां पकड़ के डॉल्फिन फोर्स बना के उनको अजीब सा यूनिफॉर्म पहना दिया, और उनको हैवी बाइक्स दे दिए, बड़े बड़े मोटरसाइकिल दे दिए। तो जो कीमती मोटरसाइकिल थे 600 के करीब, उनमें से 400 मोटरसाइकिल एक कबाड़ बन के पड़ी हुई है। अब उनका बेड़ा गर्क हो गया, दोबारा कभी किसी ने मुड़ के देखा ही नहीं। पेट्रोल जो है वो उसके 5 करोड़ रुपए के वाजबात अभी भी देने हैं, तो ये इनके पास तो पेट्रोल देने के पैसे नहीं है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि इन्होंने अभी मेट्रो बस जो है उसकी बंदिश की धमकी आ गई है कि अगर आपने हमें पेट्रोल के पैसे ना दिए तो ये मेट्रो बस भी बंद हो जाएगी। ये इनके हालात हैं, और लड़ रहे हैं ये इक़्तिदार के लिए, ताकत के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी है नैयर बुखारी साहब, उन्होंने बताया जनाब कि पीपल्स पार्टी से जजेस के नाम लिए गए थे, और हमारे बैरिस्टर कमर सब्जवारी का नाम टॉप के ऊपर था, लेकिन हमारे जजों को तैनात नहीं किया गया, उनके नाम की समरी नहीं भेजी गई। तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब अब उसके ऊपर दस्तखत नहीं कर रहे और जजों की तैनाती नहीं हो रही। लेकिन यहां पे अब हुआ क्या, इसको जरा समझिएगा थोड़ा सा। पीपल्स पार्टी अपने जज लाना चाहती है, नून लीग अपने कारकुनों को जज लाना चाहती है। अगर पॉलिटिकल पार्टियों के कारकुन जज बनेंगे तो इंसाफ कैसे होगा और कब होगा? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने फायदे के लिए एक ऐसी आईनी तरमीम पास कर दी जिसके मुताबिक जजों की तैनाती के इख्तियारात सियासतदानों के पास चले गए और सियासी पॉलिटिकल पार्टियों के पास चले गए। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपना काम तो निकाल लिया, लेकिन इन सियासतदानों की चांदी हो गई। अब ये अपने अपने कारकुनों को लाकर जज लगा रहे हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट का ये वाला टाइम तो गुजर जाएगा, यानी उनको ज्यादा से ज्यादा ये इमरान खान को जेल में रखा जा सके, हमारे खिलाफ कोई फैसला ना आए, कोई हमें चैलेंज ना करे, ज्यादा से ज्यादा उनका ये मामला है ना। लेकिन ये जो जुडिशरी अब बन रही है, पूरा का पूरा इदारा तबाह हो रहा है, ये आने वाले सालों में अवाम की क्या हालत करेगा इसका किसी ने सोचा भी नहीं।
इन्हें आइडिया भी नहीं था कि इन्होंने अपनी बोटी के चक्कर में अदलिया का पूरा बकरा ही ज़िबा कर दिया, बल्कि ऊंट ज़िबा कर दिया अपनी एक छोटी सी बोटी के चक्कर में कि जनाब हमें कोई ना पूछे, हमें कोई ना छेड़े। इसके बजाय आईनी तरमीम ये ले आते कि जनाब हम अनटचेबल हैं, हम मुकद्दस गाय हैं, हमें कोई नहीं छेड़ सकता। एक ऐसी आईनी तरमीम करवा लेते अदलिया का बेड़ा गर्क करने की बजाय। अब जो अदलिया की हालत हो गई है ना, इसकी कीमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी चुकाते रहेंगे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इन जर्नैलों ने अपने छोटे से फायदे के लिए, अपने छोटे से मफाद के लिए पाकिस्तान की अदलिया का हुलिया बिगाड़ दिया। और आज पॉलिटिकल पार्टीज लड़ रही हैं किस बात पे कि मेरा जज आएगा, वो कहता नहीं मेरा जज आएगा, वो कहता जी मेरे जज का नाम क्यों नहीं दिया, वो कहते जी मेरे जज को लगाओ, मैं अपना जज लेके आऊंगा। अपने अपने कारकुनों को जज बनाकर लेकर आ रहे हैं। नादरीन, एक और ये वीडियो काफी वायरल है। इसमें कामरान शाहिद साहब है, एक जर्नलिस्ट हैं लाहौर से, और मैंने और उन्होंने एक ही चैनल में काम भी किया है। कामरान शाहिद साहब एक वीडियो में दिखा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी हरियाली हो गई है चोलिस्तान में, बड़ा शानदार काम हो गया चोलिस्तान में, और यहाँ पे हर तरफ घास लगी हुई है और यहाँ सब्जा लगा हुआ है। और ये उन्होंने जो यूनिफॉर्म या कपड़े उन्होंने जो पहने हुए थे वो ऐसा लग रहा था सर्दियों के हैं। मे बी ये रिकॉर्डिंग पहले हुई हो और अब उसको चलाया गया हो सकता है, क्योंकि वो मेरी इत्तला के मुताबिक छुट्टी पर थे तो उनका पुराना प्रोग्राम निकाल कर चलाया गया जो उन्होंने पहले रिकॉर्ड किया हुआ था। तो ये जो घास लगी हुई है ना, इसको अल्फा अल्फा कहते हैं नादरीन। वो इसको पाकिस्तान की तरक्की बता रहे हैं कि SIFC जब बनी तो FIFC ने बनने के बाद ये जनाब यहाँ पे हरियाली का एक प्रोग्राम लेकर आए और ये ग्रीन इनिशिएटिव था एक बड़ा जबरदस्त किस्म का। इससे चोलिस्तान ग्रीन हो गया। असल शक्ल में आपको दिखाता हूं, असल मसला मैं आपको बताता हूं क्या है। जरा ये आप एक चार्ट देखिए। ये ज्यादातर जो घास लगी हुई है ना, इसको अल्फा अल्फा कहते हैं। और ये दो चार्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये पहले वाले चार्ट में जो नीले रंग के अंदर ये जो बॉक्स बना हुआ है पाई चार्ट में, ये अल्फा अल्फा है, ये पानी पीता है इतना। यानी कोई भी फसल इतना पानी नहीं पीती जितना पानी अल्फा अल्फा पीता है। ये एक आपने देख लिया, सबसे ज्यादा पानी पी रहा है अल्फा अल्फा, ये फसल पी रही है, बाकी कोई फसल इतना पानी नहीं पी रही। ये दूसरा चार्ट आप देखिए, इसमें टुकड़ों की शक्ल में है। तो यहां पे भी जो सबसे बड़ा टुकड़ा है पानी के इस्तेमाल के हवाले से, ये अल्फा अल्फा है। ये सबसे ज्यादा पानी पीने वाली फसल है दुनिया के अंदर। ये जाति कहां चाहिए किसको? अरब ममालिक को अल्फा अल्फा की जरूरत है अपने मवेशियों के लिए और अपने घोड़ों के लिए, इन्हें अपने जानवरों के लिए, क्योंकि अरबों को बहुत शौक है घोड़े पालने का, उन्हें बहुत शौक है मवेशी पालने का। तो वो ये अल्फा अल्फा लगाते हैं, उन्हें इसकी ज़रूरत है। वो पहले अपने मुल्क में लगाते थे, फिर उन्हें पता चला कि ये ज़ेरे ज़मीन पानी को बड़ी तेज़ी से तबाह कर रही है और लाखों करोड़ों सालों में जो पानी जमा हुआ उनकी ज़मीन के नीचे बारिशों के ज़रिए से, वो पानी अल्फा अल्फा बहुत तेज़ी से पी रही है। तो उन्होंने अपना ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। पहले सऊदी अरब में, UAE में कई जगहों पे ये प्रोजेक्ट चल रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कैंसिल कर दिए और इस फसल को लगाना बंद कर दिया। अमेरिका ने भी अपने कई इलाकों में, कई रियासतों में इस फसल को लगाने पे पाबंदी लगाई है, इसकी हौसला शिकनी की कि इसको नहीं लगाया जाएगा क्योंकि ये ज़ेरे ज़मीन पानी को तबाह बर्बाद कर देती है। कई मुल्कों में ये लग सकती है जहां पे पानी बहुत ही वाफर है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, वहां पे आप ये लगा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पहले ही ज़ेरे ज़मीन पानी की किल्लत है। अरब ममालिक को ऐसे गरीब ममालिक की तलाश थी जो उनके लिए अल्फा अल्फा लगाएं।